अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑसिलेशंस चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का। और स्टूडेंट्स आज हम इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ़ेज़, जो बहुत सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने में हमारी हेल्प करता है। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसे समझते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ऑसिलेशंस। और इसमें हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जिसका नाम है फेज़। तो आज हम समझते हैं कि फ़ेज़ क्या है, किस तरह से इसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, इसके स्पेशल केसेस क्या-क्या हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम फ़ेज़ को डिफ़ाइन करें तो हम उससे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये एंगल है विच स्पेसिफाइज डिस्प्लेसमेंट as well as the direction of a point executing simple harmonic motion। तो स्टूडेंट्स अगर इस डेफिनेशन को हम लोग देखें तो हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये क्या है। ये एक एंगल है जिस एंगल को हम लोगों ने थीटा के साथ रिप्रेजेंट किया है और वो थीटा ओमेगा टी के इक्वल होता है। इसको हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 में पहले से सीख चुके हैं। विच स्पेसिफाइज डिस्प्लेसमेंट। पहली चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है डिस्प्लेसमेंट। और स्टूडेंट तो जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आपको डेफिनेशन में नज़र आ रही है, डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये एक ऐसा एंगल है जो दो चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है और वो दो चीज़ें क्या हैं, एक है डिस्प्लेसमेंट और दूसरी है डायरेक्शन। किसकी? एक ऐसे ऑब्जेक्ट की, एक ऐसे पॉइंट की जो एग्जीक्यूट कर रहा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स हमने पिछले आर्टिकल में ये चीज़ सीखी थी कि जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो हम उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट कर सकते हैं और उस रिलेशन से फिर हम लोगों ने देखा था कि हम ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ इक्वेशंस लिखने जा रहा हूँ। ये इक्वेशंस हम पहले से सीख चुके हैं। एक इक्वेशन हम लोगों ने सीखी थी कि अगर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो, एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किया करते थे एक्स के साथ और हमने उसका एक्सप्रेशन डेवलप किया था एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ एंगल थीटा। तो स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट x है वो डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे x नॉट लिखा हुआ नज़र आ रहा है और हम जानते हैं कि x नॉट जो था ये एम्पलीट्यूड थी, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो थीटा नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड तो फिक्स्ड होती है, एम्पलीट्यूड तो चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है एक्स नॉट कांस्टेंट है। तो अगर एक्स नॉट कांस्टेंट हो तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एंगल थीटा। यानी जैसे जैसे ये एंगल थीटा चेंज होगा वैसे वैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स भी चेंज होता जाएगा। यानी इस इक्वेशन से जो हमें पता चल रहा है कि हमारे डिस्प्लेसमेंट एक्स को जो कंट्रोल कर रहा है वो हमारा एंगल थीटा है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि थीटा डिफाइन करेगा, थीटा हमें बताएगा कि किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम के वक्त उस वक्त हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम लोगों ने एक और एक्सप्रेशन भी डेवलप किया था जो कि था वेलोसिटी का। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जब हमने डेवलप किया तो वहां पे भी हमने इक्वेशन बनाई थी और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से थी, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा
कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर इसको हम लोग देखें तो ये भी आपको नजर आ रहा होगा, ये भी ऊपर वाले एक्सप्रेशन से मिलती जुलती एक टर्म हमें नजर आ रही है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो फिर से वही चीज है कि हमारे पास जो एंगल है वो एंगल बताएगा कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होने जा रही है। यानी एंगल ना सिर्फ हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा है बल्कि ये एंगल हमें वेलोसिटी के बारे में भी बता रहा है। तो फिर स्टूडेंट्स ये जो डेफिनेशन आपके सामने ऊपर लिखी हुई है आप इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी विच स्पेसिफाइज डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स हमें पता है वेलोसिटी जो होती है वो बेसिकली डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इस केस में ना सिर्फ हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता चलेगा बल्कि हम इसकी डायरेक्शन को भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं फिजिकली भी और उसके बाद हम इसे मैथमेटिकली भी देखेंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है जो यहाँ पे आपको इस वक्त नजर आ रहा है। इस सर्कुलर पाथ की अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं कि इसका ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम लोग नाम दे देते हैं ओ का, और फिर इसका जो अपर पार्ट है ये वाला पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है इसे हम लोग कह देते हैं डी, और ये जो बॉटम वाला पार्ट है हम इसे कह देते हैं ई। तो स्टूडेंट्स इस सर्कुलर पाथ में हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो रोटेट करता है, वो घूमता है, और यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास जो पॉइंट है हम इसे O1 का नाम दे देते हैं और इस एंड को हम लोग नाम दे देते हैं O2 का। तो स्टूडेंट्स ऐसे समझें कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है या कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इस पॉइंट O1 से मूव करना शुरू करता है इस सर्कुलर पाथ के अंदर और मूव करते करते D तक जाता है, फिर O2 तक जाता है, फिर E तक आता है और फिर वापस O1 तक आ जाता है। इस तरह से वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यहाँ पे अगर हम उस ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन की बात करें, हमने पहले भी अपने प्रीवियस आर्टिकल्स में ये सीखा था, एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे इसको रिकॉल करते हैं कि यहाँ पे अगर एक मैस मौजूद है, लेट्स सपोज हम उसकी एक इनिशियल पोजीशन की बात करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैस था यहाँ पे जो इस छोटे से स्फेरिकल बॉल की फॉर्म में मौजूद था और इस वक्त वो जिस जगह पे मौजूद था उस पॉइंट को हम लोग P1 का नाम दे देते हैं। और स्टूडेंट्स हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे ये जो D से लेके E तक आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन बेसिकली एक स्क्रीन है जिसके ऊपर हम इस मैस का जो पॉइंट P1 के ऊपर मौजूद है उसका प्रोजेक्शन ले सकते हैं। किस तरह से प्रोजेक्शन ले सकते हैं? जैसे कि हमने सीखा था कि लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ रेज ऑफ लाइट हैं, जो लाइट है जो अपना प्रोजेक्शन हमारी स्क्रीन पे डाल सकती है। तो अगर स्टूडेंट्स आप इमेजिन करें कि यहाँ से रोशनी यहाँ पे इस पॉइंट पे पड़ती है तो हम लोग देख सकते हैं कि इस रोशनी की वजह से इस पॉइंट P का एक साया बनेगा, एक प्रोजेक्शन बनेगा जो इस स्क्रीन DE के ऊपर हमें नज़र आएगा। अगर हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन की बात करें तो वो बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे कहीं इस जगह पे मौजूद होगा और इस प्रोजेक्शन को स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं पॉइंट N का। लेट्स सपोज ये हमारे पास है पॉइंट N। अब स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये जो मैस है जो पॉइंट P1 पे मौजूद है इसने मूव करते हुए आगे की तरफ जाना है। लेट्स सपोज कुछ टाइम गुजरने के बाद ये इस जगह पे आ जाता है जहाँ पे इसको हम पॉइंट P2 का नाम दे देते हैं। अगर इस पॉइंट पे इसकी प्रोजेक्शन की बात करें तो वो इस वक्त यहाँ पे आ चुका होगा। कुछ और टाइम गुजरेगा, लेट्स सपोज वो यहाँ पे आ जाता है, हम उसे पॉइंट 3 का नाम देते हैं। इस जगह पे जब वो पहुंचेगा तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये देख रहे हैं कि जब हमारा जो मैस है वो पॉइंट P1 से P2 और P3 की तरफ मूव करता है तो हमारा प्रोजेक्शन जो है वो O से D की तरफ मूव करता है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप प्रोजेक्शन की डायरेक्शन को इन हर जगहों पे स्पेसिफाई करें तो यहाँ पे देखते हैं हमारा प्रोजेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे भी देखते हैं हमारा प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी इस पूरे पाथ में जब हमारा जो मैस था वो O1 से D की तरफ जा रहा था तो हमारा प्रोजेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जा रहा था। और स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि ये मूव करते करते फर्दर आगे चला जाता है और यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे पहुँच जाता है जिस पॉइंट को लेट्स सपोज हम P4 का नाम दे देते हैं। यानी O1 से चला P1, P2, P3 और चलते चलते इस वक्त P4 पे आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर अब हम प्रोजेक्शन की बात करें तो फिर प्रोजेक्शन हमें दूसरे एंड से
ड्रॉ करना पड़ेगा उसी स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम कंसीडर करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास जो लाइट है वो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फॉल कर रही है, और इस लाइट की वजह से अब जो प्रोजेक्शन ड्रॉ हो रहा होगा, प्रोजेक्शन बन रहा होगा, इसका जो साया बन रहा होगा वो अभी भी डी ई के ऊपर ही बन रहा होगा। तो अगर स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, तो इस वक्त ये प्रोजेक्शन यहाँ पे कहीं आ जाएगा, और अगर हम मूव करते करते फर्दर नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे किसी पॉइंट P4 पे आ जाते हैं, P5 पे आ जाते हैं, और फिर इस जगह पे उसका प्रोजेक्शन देखते हैं, तो प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स अब इसमें देखें कि जब हमारा मैस जो है वो डी से O2 की डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उस वक्त देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्शन है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इस प्रोजेक्शन की डायरेक्शन को मैं अब यहाँ पे आपके सामने स्टूडेंट्स ड्रॉ करूँ, तो हम लोग कहेंगे कि ये यहाँ पे भी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा था, और अगर हम यहाँ की बात करें तो ये इस वक्त भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, और ये मूव करते करते फर्दर आगे की तरफ चलता जाए। तो कोई भी पॉइंट स्टूडेंट्स हम ले लें, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है जिसे P6 कह देते हैं, या यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है जिसे P7 कह देते हैं, और हर एक पॉइंट पे अगर हम उसके प्रोजेक्शन को देखते चले जाएं तो हम देखेंगे कि प्रोजेक्शन कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करता चला जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एरोस के साथ रिप्रेजेंट करता हुआ दिखा रहा हूँ। और फिर अगर हम फर्दर आगे चलें ई से O1 की तरफ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम देखेंगे कि लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास P8 था और यहाँ पे हमारे पास P9 था, तो हम लोग देखते हैं कि अब इस केस में जो हमारा प्रोजेक्शन बनेगा, अब उस प्रोजेक्शन ने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर दिया होगा। यानी इधर देखते हैं तो हमारा प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो थोड़ी सी डिस्कशन आपको नज़र आई, अगर इसमें हम देखें कि जब हमारा ऑब्जेक्ट P1 से P2, P3, फिर P4, 5, 6, 7, 8, 9 तक मूव करता चला जा रहा है, तो हमारे ऑब्जेक्ट ने सर्कुलर पाथ में मूवमेंट की है। और इसके साथ साथ अगर हम इसके बनने वाले प्रोजेक्शन की बात करें, तो प्रोजेक्शन O से D की तरफ गया, फिर D से नीचे वापस O की तरफ आया, और फिर फर्दर E पे गया, और फिर E से वापस O की तरफ। यानी ये जो हमारी लाइन हमें नज़र आ रही है जो DE की फॉर्म में बनी हुई है, इस लाइन के ऊपर हमारा जो प्रोजेक्शन है वो ऑसिलेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये चीज़ फिजिकली देख ली कि हमारा जो प्रोजेक्शन है वो ऑसिलेट कर रहा होता है, और जो हमारे पास पॉइंट है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम हर एक पॉइंट पे डिफरेंट एंगल्स की बात करें, तो हम लोग देख सकते हैं कि P1 पे एक सर्टन एंगल बन रहा था इस वक्त। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप P2 की बात करें तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो डिफरेंट था। अगर आप P3 की बात करते हैं तो वहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो डिफरेंट था। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो P की जो मोशन है वो चेंज होती जा रही है जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है। O1 से लेके D तक हमारा जो एंगल है वो चेंज होता चला जा रहा है, और जैसे जैसे एंगल चेंज होता जा रहा है हमारा जो प्रोजेक्शन है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ एंगल देखें डिग्रीज में, तो हमें पता है यहाँ पे हमारा एंगल 0 डिग्री है, और इस जगह पे अगर हम लोग देखें तो हमारा एंगल 90 डिग्री है, और अगर रेडियंस की बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे π/2 रेडियंस है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं 0 से लेके π/2 तक जब हमारा एंगल चेंज हो रहा है, तो इस एंगल के चेंज होने के दौरान हमारा जो प्रोजेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स देखें कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता चली कि एंगल को देख के ही सिर्फ हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारे पॉइंट की डायरेक्शन, हमारे प्रोजेक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है। और प्रोजेक्शन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, तो हम पहले से प्रूव कर चुके हैं। तो हमने फिर यहाँ पे क्या किया, सिर्फ एंगल को देख के ये बता दिया कि हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या है। तो स्टूडेंट 0 से लेके 90 डिग्रीज तक जब हम लोग देखते हैं तो ये डायरेक्शन अपवर्ड्स है, और फिर जब हम 90 से ऑनवर्ड्स आगे चलते हैं तो हमें पता है कि अगर एंगल्स को यहाँ पे प्लॉट किया जाए तो ये 180 डिग्रीज या पाई के इक्वल होता है, और ये 270 डिग्रीज या 3π/2 के इक्वल होता है। और यहाँ पे वापस पहुंचे तो हम स्टूडेंट्स इसे 2π या दोबारा से 360 डिग्रीज या 0 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें फिर यहाँ से अपनी डायरेक्शन को इस
एंगल के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो अगर देखें स्टूडेंट्स, तो हम लोग कह सकते हैं कि 90 डिग्री से लेके 270 डिग्रीज तक, यानी अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो बिल्कुल सीधी वर्टिकल लाइन हो, और उस लाइन पे यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स लिखें π/2, और ये बॉटम जो हमारे पास है ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 3π/2। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर इस लाइन में हमारा एंगल इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हो हमारा एंगल, यानी 3π/2 यानी 270, और इससे ऑनवर्ड्स ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो हमारा प्रोजेक्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। और फिर अगर इधर से इस डायरेक्शन की बात करें तो π/2 से लेके 3π/2 तक, यानी 90 से लेके 270 डिग्रीज तक अगर इस एंगल की बात करें, तो फिर हमारा जो प्रोजेक्शन है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स अब डेफिनेशन को एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। देखें क्या लिखा हुआ, द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी विच स्पेसिफाइज डिस्प्लेसमेंट। एंगल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा है, और साथ साथ एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट, और दूसरी क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और अगर फिजिकली इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है, जब पॉइंट P1 है तो हमारा प्रोजेक्शन मेन पोजीशन से जिस जगह तक मौजूद है हम उसको डिस्प्लेसमेंट का नाम देते होते हैं, और हम जैसे इस केस में वो डिस्प्लेसमेंट x के साथ रिप्रेजेंट होगा और हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। तो फिजिकली अगर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट देखना हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं, और अगर मैथमेटिकली देखना हो तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन से देख सकते हैं। लेकिन दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दे हमें एंगल थीटा रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट एंगल है जो हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बताता है, और डायरेक्शन भी हम लोगों ने देख ली, और दूसरी चीज़ जो बताता है वो डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो स्टूडेंट्स ये तो था इसकी डेफिनेशन को समझना। अब स्टूडेंट्स इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, हम उन केसेस को यहाँ पे यूज़ करते हैं और डिस्प्लेसमेंट के कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं उन्हें इलेबोरेट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ फिगर्स बनी नज़र आ रही हैं। स्टूडेंट्स मैं एक एक करके इसके 3 डिफरेंट केसेस को आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसके केस 1 की। केस 1 क्या है स्टूडेंट्स? केस 1 ये है कि लेट्स सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट था जिसे हम लोगों ने पॉइंट का नाम दे दिया यहाँ पे P, अब वो जो P पॉइंट था इनिशियली वो O1 पे मौजूद था। अगर वो O1 पे मौजूद होता है, इस जगह पे हमारा P मौजूद होता है, तो इस वक्त वो एंगल क्या बना रहा होगा? तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि इस वक्त वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्टेट पे मौजूद है। तो इस केस में वो जो एंगल इस वक्त बना रहा होगा वो एंगल हमारे पास 0 डिग्रीज होगा। यानी हम लोग स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि इस केस में हमारे पास थीटा 0 डिग्री है, और 0 डिग्री है तो उस वक्त हमारा ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन पे मौजूद है। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स यहाँ से आप इसका प्रोजेक्शन बनाते हैं और प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो वो DE लाइन के बिल्कुल सेंटर में O पे हमें नजर आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इक्वेशन की बात करें तो हमें पता है x इज इक्वल टू x0 साइन ऑफ एंगल थीटा। तो स्टूडेंट्स इस केस में हमारे पास जो एंगल है वो 0 डिग्रीज है, तो अगर यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो x इज इक्वल टू x0 साइन ऑफ एंगल 0 डिग्रीज। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि साइन की वैल्यू 0 डिग्रीज पे 0 होती है, तो हम इस इक्वेशन को फर्दर अगर लिखना चाहें तो x इज इक्वल टू x0 इंटू 0, और 0 जब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब हमारा फेज 0 है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है। ये हमें इसका पहला केस नजर आ रहा है कि जब ये स्पेशल केस है हमारे पास, अगर डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालना चाहें 0 डिग्री एंगल पे तो वो 0 होती है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन पे मौजूद होता है, और हमें पता है कि मेन पोजीशन उस पोजीशन को कहते हैं कि जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम होता है और उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। तो स्टूडेंट्स ये तो था फर्स्ट केस इसका। हम आगे चलते हैं और इसके केस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। केस 2 स्टूडेंट्स, केस 2 क्या है? लेट्स सपोज हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट की जब
पोजीशन को रिकॉर्ड करना शुरू किया तो वो इस पॉइंट पे यहाँ पे मौजूद था। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं पी आई, जो कि पी इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये इनिशियल पॉइंट है। अगर इनिशियली वो यहाँ पे मौजूद था तो इस वक्त स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, लेट्स सपोज उसने अपनी मीन पोजीशन से ओ और ओ वन के साथ जो एंगल बनाया हुआ था, उस एंगल को स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं फाई का। जब हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, रीडिंग स्टार्ट की, जब हमने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो पहले से ही इस पी आई पॉइंट के ऊपर मौजूद था, यानी ये उसका इनिशियल फेज था, इस केस में हम लोग उसे कह सकते हैं। और स्टूडेंट्स वो कुछ टाइम के बाद, टाइम टी के बाद वो मूव करते करते लेट्स सपोज इस पॉइंट पे आ गया जिसे हम पी का नाम दे देते हैं। और स्टूडेंट्स इस वक्त उसने जो फर्दर एंगल तय किया, ये वाला एंगल, इसे हम लोग नाम दे देते हैं ओमेगा टी का। स्टूडेंट्स ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है फाई, ये इनिशियल फेज था, और ओमेगा टी ये वो वाला एंगल है जो हमारे इस ऑब्जेक्ट ने उस वक्त कवर किया जब हमने इसे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। तो स्टूडेंट्स अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें और यहाँ पे इसको लिखें तो हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ एंगल थीटा के यहाँ पे बराबर है। और स्टूडेंट्स थीटा क्या है? थीटा आपने याद रखना है, ये वो एंगल है जो हमेशा मेजर किया जाता है इसके इनिशियल पॉइंट से, यानी मीन पोजीशन से। तो स्टूडेंट्स अगर मीन पोजीशन से इस एंगल को हम लोग मेजर करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि ये एंगल तो कुछ इस तरह से बनेगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन, और थीटा अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो एंगल से मिलके बन रहा है। एक एंगल जो उसका इनिशियल फेज जिसे हम लोगों ने फाई का नाम दिया, और दूसरा ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स हम फिर इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा ओमेगा टी प्लस फाई। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस केस में डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बनेगा। अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो इनिशियली एक सर्टन एंगल पहले से कवर कर चुका था, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था इसका सेकंड केस, और इस सेकंड केस को हम जनरल केस भी कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी एंगल आएगा तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे उस एंगल को सब्सटीट्यूट करके उसकी वैल्यू निकाल लिया करेंगे, जिसमें फाई हमारे पास इनिशियल फेज कंसीडर हुआ करेगा और ओमेगा टी हमारी ऑब्जर्वेशन के दौरान कवर किए हुए एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और इसका थर्ड केस भी देखते हैं। थर्ड केस क्या है? लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारा ये जो पॉइंट था वो मूव कर रहा था, और मूव करने के दौरान वो मूव करते करते काफ़ी ज़्यादा एंगल कवर कर चुका था। जब हम लोगों ने उसकी रीडिंग लेना शुरू की, उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो वो उस वक्त इस पॉइंट डी पे मौजूद था। स्टूडेंट्स इनिशियली जब हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया तो वो इस पॉइंट डी पे मौजूद था, तो हम इसे इनिशियल पॉइंट का नाम दे देते हैं। और इस वक्त जो उसने एंगल कवर किया होगा स्टूडेंट्स, वो एंगल उसका इनिशियल फेज कहलाएगा, जिसे हम फाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो ये जो एंगल अभी तक वो कवर कर चुका है वो तो 90 डिग्री होगा, यानी इस केस में हमारा जो इनिशियल फेज हमें नज़र आ रहा है वो 90 डिग्रीज है, या π/2 रेडियंस के बराबर है। और फिर स्टूडेंट्स वो फर्दर आगे की तरफ मूव करता है, और लेट्स सपोज वो हमारे पास इस पॉइंट पे आ जाता है जिसे हम पॉइंट पी का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इस वक्त जो हमें नज़र आ रही है ये उसकी पोजीशन होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आगे उसने एंगल कवर किया है स्टूडेंट्स, हम इसे नाम दे देते हैं ओमेगा टी का। और इसको भी अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो वही इक्वेशन जो हम लोगों ने ऊपर लिखी थी हम उसको एक दफ़ा फिर लिखते हैं। हमारे पास x है जो कि इक्वल है एक्स नॉट साइन ऑफ एंगल। अब स्टूडेंट्स इसे देखना पड़ेगा। अब हमारे पास जो लिखा हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है ओमेगा टी, लेकिन हमने इसको देखना है इसकी मीन पोजीशन से, इनिशियल से उसने कितना एंगल कवर किया। तो स्टूडेंट्स अगर टोटल एंगल की हम लोग बात करते हैं तो पहले 90 डिग्रीज और उसके बाद ओमेगा टी, तो हमारे पास जो टोटल एंगल इस केस में आ रहा होगा वो स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर होगा ओमेगा टी प्लस 90 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स ये है जो फेज है जो हमारे ऑब्जेक्ट ने टोटल इनिशियल से लेके मेन पोजीशन से लेके अब तक आते हुए कवर कर लिया।
लेकिन स्टूडेंट्स इसके बारे में हमें थोड़ा सा फर्दर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन हमें नज़र आ रहा है जिस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक नाउन और एक अननाउन एंगल हमारे पास मौजूद है। तो स्टूडेंट्स लिखा क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पे आपके सामने वो चीज़ लिख के दिखाता हूँ। हमारे पास स्टूडेंट्स लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स हमें देखना है कि ये हमारे पास किसके इक्वल आता है। तो इसको देखने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो स्टूडेंट्स हम लोग याद रख सकते हैं कि को रेशोज़ होती हैं, और को रेशोज़ में जब भी हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन लिखा हो कि साइन ऑफ एंगल हो और उसके एंगल में ये दो एंगल्स के सम की फॉर्म में लिखा हो, और जब भी हमारे पास एक एंगल उन दोनों में से 90 डिग्री हो, तो इस केस में क्या होता है कि हमारा साइन कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स? ये कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। यानी ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्रीज, तो स्टूडेंट्स ये इक्वल होता है कॉस ओमेगा टी के। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन भी आएगा कि किस तरह से ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स हम एक तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें याद नहीं रहता तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। हमने सीखा था मैथमेटिक्स के अंदर कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि साइन अल्फा प्लस बीटा के बराबर होती है। स्टूडेंट्स ये इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। ये स्टूडेंट्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम अप्लाई करें अपने इस रिक्वायर्ड प्रॉब्लम के लिए, तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, अल्फा की जगह ओमेगा टी लिख दिया और बीटा की जगह 90 डिग्रीज लिख दिया। तो अगर इसको यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं तो साइन जहाँ जहाँ हमें अल्फा लिखा हुआ नजर आ रहा है हम उसकी जगह ओमेगा टी लिखते जाएंगे, और जहाँ जहाँ बीटा लिखा हुआ नजर आ रहा है हम उसकी जगह 90 डिग्रीज लिखते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये रिलेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स हम एक चीज़ जानते हैं कि हमारे पास जो cos 90 डिग्रीज होता है, cos 90 का आंसर हमारे पास 0 होता है, और जो sin 90 डिग्रीज है इसका आंसर हमारे पास 1 होता है। तो स्टूडेंट्स अगर 0 की बात करें तो फिर हमारे पास ये रिलेशन कुछ इस तरह से आएगा साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि cos 90 0 है, और 0 जब साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरे का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, और प्लस के साइन के बाद साइन 90 चूंकि 1 है और 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो इसी तरह से लिखा आएगा cos ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिलेशन आ गया कि साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्रीज किसके बराबर है, ये इक्वल है स्टूडेंट्स cos ओमेगा टी के। तो स्टूडेंट्स फिर ये जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, हम इसको फर्दर लिखना चाहें तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट, और साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्रीज इक्वल आ जाएगा cos ओमेगा टी के। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास आया, ये हमारे पास रिलेशन आ गया डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का। तो स्टूडेंट्स ये डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने वाला फॉर्मूला हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जिस वक्त हमारा इनिशियल फेज जो है वो 90 डिग्रीज पे होगा, और 90 डिग्रीज पे होने का मतलब ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, हमने जिस वक्त उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, जब हमने उसे देखना शुरू किया था तो उस वक्त वो पहले से एक्सट्रीम पोजीशन पे मौजूद था। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाला जो फॉर्मूला हमें नज़र आ रहा है, ये जो जनरल फार्मूला है, ये उस वक्त अप्लाई किया जाएगा जिस वक्त हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी इनिशियल, जो कि 0 उसकी मेन पोजीशन नहीं होगी बल्कि मेन पोजीशन के बाद वाली कोई पोजीशन होगी, और एक्सट्रीम भी नहीं होगी। और ये वाला फॉर्मूला हम डिस्प्लेसमेंट का उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जिस वक्त हमारे ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग हम लोगों ने स्टार्ट की तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पे मौजूद था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फेज से रिलेटेड
आर्टिकल यकीनन आपको समझ आई होगी और आपने देखा होगा कि किस तरह एक एंगल को यूज़ करते हुए हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ जो कि एसोसिएटेड होती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ उनको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।